नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी यहाँ पे 3rd क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 10 जनवरी 2023 का पेपर और शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑलरेडी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एक पार्ट में मैंने कवर किया था। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दूसरी वाली वीडियो में कवर कर रखे हैं और आज का हमारा दिन है शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली जीडी बार बार पूछ रहा है। पिछली क्लास में भी मैंने कई बार ये फोकस किया है, आप लोगों को बताया है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको छोड़कर नहीं जाने। उम्मीद करता हूं जो लोग पेपर दे चुके हैं उनका पेपर अच्छा गया होगा, जिनका भी पेपर बाकी है उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, है ना। तो कोई देर ना करते हुए हमारे आज के पहले क्वेश्चन में आते हैं और वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखो। पहले क्वेश्चन से पहले एक और चीज बता दूं आपको कि यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को वो सब अवेलेबल है फ्री पीडीएफ के रूप में। टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। जाइए, लिंक को क्लिक करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवाइज करिए जितना हो सकता है, ठीक है ना। तो कल मैंने पिछली वाली क्लास में आपको ये दे रखा था क्वेश्चन एक होमवर्क के रूप में और आपको बताना था इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि कोई ज्यादा रिप्लाई नहीं आए हैं उसमें, है ना। हो सकता है शायद आपको ये समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, व्हाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम, जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वो कौन से कारक हैं जो इसमें से लिए जा सकते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं इन 4 में से जो कंसीडर किए जाते हैं। तो सबसे पहला लिखा है केमिकल यूज, मतलब केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा बिजली का बिल क्या कंसीडर किया जाता है, तो ध्यान रखना बिजली का बिल को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन जो तीसरा लिखा हुआ है ना बेटा, निर्यात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट, तो ध्यान रखो बेटा, एक्सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंसीडर किया जाता है। और जो चौथा लिखा हुआ है सड़क निर्माण, इसको भी कंसीडर नहीं किया जाता जब राष्ट्रीय आय की गणना करी जाती है। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम को जब कंप्यूट किया जाता है, जब कैलकुलेट किया जाता है, तो उस दौरान पे निर्यात को कंसीडर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन क्या सिर्फ निर्यात है जो फैक्टर कंसीडर किया जाता है, तो ध्यान रखिए बेटा, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं। वो फैक्टर क्या है वो भी जान लेते हैं। इसके अलावा जो निर्यात के अलावा जो अगला फैक्टर है बेटा वो है टैक्सेस, करों को कंसीडर किया जाता है। दूसरा है बेटा सब्सिडीज, इनको भी कंसीडर किया जाता है। तीसरा है बेटा डेप्रिसिएशन, जिसे हम कहते हैं मूल्यह्रास, है ना, इसको भी कंसीडर किया जाता है। और चौथा है बेटा शुद्ध विदेशी आय, नेट फॉरेन इनकम। तो इस प्रकार से ये 5 ऐसे फैक्टर हैं। कौन कौन से बेटा, सबसे पहला हमने एक्सपोर्ट पढ़ा, दूसरा हमने बेटा टैक्सेस पढ़ा, तीसरा हमने बेटा सब्सिडीज पढ़ा, चौथा हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा और पांचवा हमने नेट फॉरेन इनकम पढ़ा। तो ये 5 फैक्टर हैं, दिमाग में बिठा लो, कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑफ द गॉडेस कामाख्या इन असम। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है। तो वो कौन सा मंदिर है बेटा, कौन सा मेला है उनमें से, तो ध्यान रखो अंबुबाची मेला, जो कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किस चीज का एक तरह से प्रतीक माना जाता है, देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में ही नहीं बल्कि एसएससी के तमाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये। अगला आ जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द डैश एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्टेड टू फॉर्म हिंदुइज्म, रिफॉर्म हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म को दोबारा से स्थापित करने के लिए, दोबारा से उसमें चेंज करके स्थापित करने के लिए, है ना, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना करी थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना करी, एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। तो वो क्या था बेटा, वो है बेटा आर्य समाज। ध्यान रखना, आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी क्या है। जैसे कि आर्य समाज कब फाउंड किया गया था बेटा, 1875 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, कहने का मतलब आर्य समाज कहां स्थापना हुई थी आर्य समाज की भारत में, तो ध्यान रखो बेटा बॉम्बे में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसका काम क्या था, क्या इसका मोटिव था, क्या प्रमोट करने के लिए
ये आर्य समाज बना था? तो यह बेटा वेदों के अचूक प्रमाण में विश्वास के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब ये वैल्यू और प्रैक्टिसेस को एक तरह से प्रमोट करता है, जो कि बिलीव करते हैं, जो कि विश्वास करते हैं वेदों की अथॉरिटी को, जो वेद है उन पे विश्वास रखते हैं, तो उन्हीं की वैल्यू और प्रैक्टिसेस को ये क्या करता है? प्रमोट करता है। इस वजह से आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या है बेटा? वो क्वेश्चन ये है कि दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? बहुत बार आ चुका है, तो उनका नेम, ओरिजिनल नेम क्या है? मूला शंकर तिवारी उनका ओरिजिनल नेम है। ठीक है ना? इसके अलावा उनके द्वारा एक बहुत ही फेमस स्लोगन भी दिया गया है। उस स्लोगन का नाम क्या है बेटा? गो बैक टू दी वेदास। हिंदी में इसी को कहते हैं वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट समाज और है, एक सामाजिक और धार्मिक मूवमेंट से रिलेटेड एक और समाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आता है, और उसका नाम है बेटा ब्रह्मो समाज, है ना? ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है बेटा? राजा राम मोहन रॉय है, जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी। और कहां पे हुई थी बेटा? कलकत्ता में हुई थी। और यही राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना तो करी, लेकिन इसके अलावा आत्मीय सभा की भी स्थापना करी। कब करी? 1815 में करी। कहां पे करी बेटा? तो ये भी कलकत्ता में इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है ना? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव? आपको बताना है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है ना? तो ये आर्टिकल कौन सा है बेटा? आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है। ये तो चलो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात हो गई, लेकिन हम बात कर लेते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। कौन सा अनुच्छेद में दे रखा है? जिसे हम कहते हैं संघ कार्यकारी, है ना? तो वो दे रखा है बेटा आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। ठीक है ना? 52 से लेकर 78 तक अगर बात हो रही है तो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी आ गया, है ना? इसमें बेटा अटॉर्नी जनरल भी आ गया, इसमें प्रधानमंत्री भी आ गया, इसमें केंद्र मंत्री भी आ गए, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं इस अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। कहा गया है कि भारत संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो हमने कहा के संविधान से बोरो करी है। तो वो हमने बेटा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो क्या सिर्फ बेटा सिर्फ यही है जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? तो नहीं बेटा, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। वो क्या चीज है बेटा? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ध्यान रखो बेटा, राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इसी का बाइफर्केशन होता है बेटा 238 प्लस 12, क्योंकि 238 जो सदस्य हैं उनका इलेक्शन होता है अपने अपने राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है ना? जो ये 12 सदस्य हैं जिनको नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, इनका जो नॉमिनेशन है राज्यसभा के मेंबर्स का, 12 मेंबर्स का, तो इसके बारे में जो हमने बोरो किया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने वहां से बोरो किया है, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा। और तीसरी चीज क्या है बेटा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में लिखा हुआ है, 36 से 51 के बीच में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 से 51 के बीच के जो आर्टिकल हैं, पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है। तो याद रखना आर्टिकल 36 से 51 के बीच में मेंशन है। ठीक है? अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम। दोबारा देख लो बेटा, तीसरी बार है, आज तीसरी क्लास है, तीसरी बार इस तरह का क्लासिकल डांस का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और मोहिनीअट्टम नाम हम पहले भी ले चुके हैं, अगर आपने मेरी क्लास 1 और क्लास 2 जीडी एसएससी जीडी पीवाईक्यू की देख रखी है तो। ठीक है ना? तो मोहिनीअट्टम इज अ सोलो क्लासिकल डांस। ये एक फॉर्म है, और किस राज्य की ये डांस फॉर्म है तो ये आपको बताना है बेटा। तो ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि ये बेटा कहां की डांस फॉर्म है। तो ध्यान रखो बेटा, ये केरला की डांस फॉर्म है मोहिनीअट्टम। इसके अलावा बेटा केरला की एक और डांस फॉर्म है जिसे हम कहते हैं कथकली। तो दो ही तो क्लासिकल डांस फॉर्म है जो केरला की बड़ी फेमस है और बार बार एसएससी जीडी आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना? तो शिफ्ट 1 में भी आ गया क्वेश्चन, मेरे ख्याल से शिफ्ट 1 या 2 में था, 3 में था इस तरह का क्वेश्चन क्लासिकल डांस का, और 4 में भी
भी आ गया। तो लगातार आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्लासिकल डांस से रिलेटेड। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज द पेड्डा पंडुगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो हमारे उत्तरी भारत है, जो नदर इंडिया, सेंट्रल इंडिया है, वहां पे उन राज्यों में मकर संक्रांति को पेड्डा पंडुगा के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है इस नाम से, पेड्डा पंडुगा के नाम से? तो ध्यान रखें बेटा, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है इस नाम से मकर संक्रांति को। इसके अलावा बता दूं आपको कि और भी ढेर सारे नाम है जो मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बनाया जा रहा है। सबसे पहला है बेटा उत्तरायण, जो कि गुजरात में मनाया जाता है। दूसरा है बेटा माघ साजी, जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तीसरा है बेटा सुग्गी, जो कि कर्नाटका में मकर संक्रांति को इस नाम से जानते हैं। चौथा है बेटा घुघुती, जो कि उत्तराखंड में इसको इस नाम से जाना जाता है। अगला है बेटा माघी, जो कि पंजाब में इस नाम से जाना जाता है। अगला है बेटा पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति को इस नाम से कहते हैं। और लास्ट है बेटा पौष पर्वण, जो कि वेस्ट बंगाल में इस नाम से जाना जाता है। अब आपका काम है, आप मेरे को बताएंगे जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यहां इस मकर संक्रांति के त्योहार को किस नाम से मनाया जाता है। तो आपका काम है, मैं जानना चाहता हूं किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, देख लो बेटा, शिफ्ट 4 में क्वेश्चन था, एक और शिफ्ट 4 का इसी तरह का ही क्वेश्चन आ गया। मोहिनीअट्टम, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम इज अ डॉक्यू फिक्शन बेस्ड ऑन दी, किसके ऊपर ये फिक्शन बेस्ड है? तो ध्यान रखना, बहुत ही फेमस क्या नाम है, एक तरह से डांसर है इस मोहिनीअट्टम की, और उनका नाम है कालामंडलम कल्याणी कुत्त अम्मा। ठीक है ना, तो इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अम्मा याद रख लेना, और अम्मा से ही तुम्हारे याद आ जाएगा कि मोहिनीअट्टम की मदर कौन है। देखो मदर से अम्मा याद रखना और याद आ जाएगा आपको। शिफ्ट 4 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्लासिकल डांस से 5वां क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लो बेटा। ठीक है ना, बजट डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड टोटल एक्सपेंडिचर इनटू, पूछा गया है कि बजट जो दस्तावेज है कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं, किसमें एक तरह से डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, योजना और गैर योजना व्यय में ये विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिमांड ऑफ द पीजेंट मूवमेंट ऑफ खेड़ा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो इसमें से वो कौन सी मुख्य मांग थी, ध्यान रखो बेटा, रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, कहने का मतलब राजस्व वसूली में ढील दी जाए। क्या कर रहे थे ब्रिटिश, बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम भारतीयों के ऊपर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, और उन्हीं अत्याचारों में से एक अत्याचार क्या था, राजस्व वसूली जो है उन्होंने क्या कर रखी थी, बहुत ज्यादा हाई कर रखी थी। मतलब जो टैक्स वसूल रहे थे, लैंड रेवेन्यू पे जो टैक्स वसूल रहे थे वो बहुत ज्यादा वसूल रहे थे। तो उसी को कम कराने के लिए खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो बेटा ध्यान रखना, गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस साल में आया था, तो ध्यान रखो ये बेटा 1918 में आया था। ठीक है ना, और भारी कर वसूल रहे थे। अभी मैंने आपको वही बताया, जो राजस्व कर है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में ये लोग वसूल रहे थे, उसी को कम कराने के लिए गांधी जी ने इस खेड़ा सत्याग्रह को लॉन्च किया था। लेकिन गांधी जी की बात कर ही रहे हैं तो और भी बहुत सारे उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन है, उनको भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन से साल में आए। गांधी जी का जो पहला राजनीतिक आंदोलन था वो क्या था बेटा, चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में आया था। दूसरा बेटा अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, जो कि 1918 में आया था, जिसी को हम क्या कहते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल कहते हैं। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 से 22 के बीच में आया, जिसको हम लोग अपरिग्रह आंदोलन भी कहते हैं, असहयोग्य आंदोलन भी कहते हैं। इसके अलावा बेटा क्या है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आया, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। और लास्ट में है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1942 में। ठीक है ना, ये देख लेना, ये जितनी भी चीजें हैं आपको मेरे वहां टेलीग्राम के पीडीएफ में मिल जाएगी, तो जाके उसको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन द फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति उनमें से कौन थे जब 1983 वर्ल्ड कप हुआ था और भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर वो खिताब को जीता था। तो उनका नाम है बेटा कृष्णमचारी श्रीकांत, बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं।
हैं और उस फाइनल मैच में उन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए थे, सब में से सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए थे। तो 1983 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो किसने होस्ट किया था बेटा? इंग्लैंड ने होस्ट किया था। जीता किसने था? भारत ने जीता था। और किसको हरा के जीता था? वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था। टोटल कितने देश खेल रहे थे उस वर्ल्ड कप में? तो टोटल 8 देश खेल रहे थे। अगर वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो हाल ही में 2023 में ही वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें सारे भारतवर्षी जो है बड़े उदास हुए थे। क्यों उदास हुए थे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार उस खिताब को जीत लिया। और किसको हरा के जीत लिया? भारत को हरा के फाइनल मैच में जीत लिया। कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। फाइनल कहां खेला गया था? तो वो खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में खेला गया था। और विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और 6वीं बार इसने जीता था। और किसको हरा के जीता था? इंडिया को हरा के। इंडिया ने कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। 1983 में जब कपिल देव कैप्टन थे और 2011 में जब MS धोनी कैप्टन हुआ करते थे। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ड अ जजमेंट। आपसे पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसकी प्रथा को शून्य घोषित कर दिया। तो आपको बताना है इस ट्रिपल तलाक को खत्म करने वाला जो सर्वोच्च न्यायालय है किस साल में इसको खत्म किया गया? तो आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2017 हो जाएगा। ठीक है, अगला जाते हैं। एट इंडिपेंडेंस अबाउट हाउ मच % ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था ना 1947 में, तो उस दौरान पे कितनी जनसंख्या है जो सिर्फ और सिर्फ कृषि के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी? तो बेटा वो थी 75%। लेकिन आज के टाइम पे अगर पूछ लिया जाए कि एग्रीकल्चर के ऊपर कितनी जनसंख्या है जो डिपेंडेंट है, तो ध्यान रखना बेटा आज के टाइम पे 58% है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में अगर बात करा जाए तो 58% जनसंख्या है जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन। उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर कोई फर्टिलाइजर लगा दे तो भाई उसकी ही मती जो है मारी गई है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक होगा। मैं विश्वास थोड़ा कम करता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो कैनाल इरिगेशन लगा देंगे, कोई ऐसे होंगे जो फर्टिलाइजर लगा देंगे। एक आपको बताता हूं इंसिडेंट की क्वेश्चन दिया मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 क्रांति में, ऑप्शन डाल दिया मैंने अशोका। वहां बच्चे आधे से ज्यादा बच्चे अशोका लगा के आ रहे हैं। मैंने कहा कहां तुमने 1857 में अशोका को ला दिया? आज से 2000 साल पहले हुआ करता था वो। ठीक है ना? तो आ जाते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा कि आपको बताना है बहते पानी के बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या मंद कर देता है, जिससे अक्सर जलाशय, झील या अवरोध बन जाता है। आपको बताना है वो उस बैरियर को क्या कहते हैं? विच कम अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर बना देता है, लेक बना देता है या फिर इंपाउंडमेंट कर देता है। तो वो किसकी मदद से ऐसा होता है? क्या घुमाव या मोड़ की वजह से ऐसा होता है जिसे हम इंग्लिश में मेंडर कहते हैं, या फिर क्या वो बांध की वजह से होता है जिसे हम इंग्लिश में डैम कहते हैं, या फिर वो किसी सहायक नदी की वजह से होता है जिसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, या फिर किसी खाई की वजह से होता है जिसे हम मोट कहते हैं? तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? बांध बनाया ही इसलिए जाता है ताकि पानी को रोका जाए, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए और वहां पे क्या बन जाती है? एक लेक बन जाती है या रिजर्वायर बन जाता है, ताकि वहां के जो लोग हैं, जो स्थायी लोग हैं, वो लोग उस पानी का इस्तेमाल करके इरिगेशन में इस्तेमाल कर सकें, अपनी कृषि के लिए इस्तेमाल कर सकें, अपने घरों में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है ना? तो अब आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या होगा जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस यहीं से शुरुआत करेंगे। और अब आपको बताना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पिछली क्लास अगर आपने देख रखी है तो मैंने बताया भी था कि ये जो 5 ईयर प्लान है ना बेटा, पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले भी ये क्वेश्चन देखा था, दूसरा क्वेश्चन आज देख लिया जो कि शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। यहीं से शुरुआत करेंगे और अब आपका काम क्या है? इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में
क्वेश्चन बताएंगे और अगली क्लास में इसका आंसर हम लोग जानेंगे और अगली क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन 11 जनवरी के पेपर लेकर आऊंगा। 10 जनवरी के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं 3 क्लासेस में। आपका काम है जाइए कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, पीडीएफ डाउनलोड करिए, जो भी हैंड रिटन है सबका सब वहीं पे आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, चलते फिरते बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, है ना, उसको रिवाइज करते हुए चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को लेकर आऊंगा। और अगर कल आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद प्यारे बच्चों।